ॐ श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से दोनों हाथों में दर्शन करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, मन शांत करेंगे। जो आप लोगों को कल पढ़ाया गया था उसमें किसी को कोई दिक्कत है? आपने पढ़ा उसको फिर से रिवीजन किया है? आवाज। मैम मैम उसके अंदर ना कफ में है ना, जो जो कफ के लक्षण थे उसमें चिर क्रिया बताई है। तो वो मेरे को समझ में नहीं आया कि चिर क्रिया क्या लिखा हुआ है वो। उसको एक बार देख लेंगे हम फिर से। और मैम है ना, मुझे ये जो कफ को शांत करने के उपाय हैं, हाँ जी। उसके अंदर एक नाश्य या है ना, जो विरेचन क्रिया ऐसा कुछ। करने से लिखा होगा उसमें। हाँ, कोई तो भी वो, अच्छा। हाँ तो वो भी मेरे को समझ में नहीं आया, ये 2 वर्ड मेरे को समझ में नहीं आया उसमें। ये नस्य क्रिया जो होती है ना, ये पंचकर्मा का पार्ट है। आपने पंचकर्मा पढ़ा है? नो मैम, मैंने नहीं पढ़ा। तो ये आपको इसलिए वो समझ में नहीं आया है। ये तो पंच ये सिरो विरेचन वही है क्या मैम? सिरो धारा करवाते हैं वो ऑयल डालते हैं सिर पे। ये हाँ, ये शायद मुझे इसका नाम नहीं पता चल रहा है कि ये वही नाम बोला जा रहा है। नस्य का दूसरा नाम है ये नहीं पता है, पर शिरोविरेचन जो होता है वो अलग है और नस्य अलग है। सॉरी, शिरोधारा और नस्य दोनों अलग अलग है। पता है किसी को शिरोविरेचन नस्य एक होता है या शिरोधारा? विरेचन विरेचन यानी तो लूज मोशन बताया मैम। इसमें विरेचन का मीन्स मैंने गूगल किया था, तो विरेचन का मतलब बता रहे थे लूज मोशन, मतलब दस्त लगना, मतलब। हाँ वो तो वो। हेलो मैम। मैम शिरोधारा, विरेचन और नस्य तीनों अलग अलग चीज होते हैं ना। जी हाँ, वही मैं यही सोच। नस्य में क्या किया जाता है, नासिका में तेल डाला जाता है। हाँ जी, वो तो और है ना। विरेचन में क्रिया होती है दस्त लगाने वाली, हाँ जी है ना। बिल्कुल। वही ना मैं। और इसमें अपना इसमें इसमें एक वर्ड आया मनोज जी, शिरो विरेचन, तो इसका मतलब क्या, मतलब मैं समझी नहीं। जैसे किसमें ही आया हम था मैम? कर्मा में हम क्रिया करते हैं ना, अलग अलग धोती वस्ती नेति क्रिया, ये सारी अलग अलग है। ऐसे ही नस्य, शिरोविरेचन, शिरोधारा, ये भी क्रियाएं हैं पंचकर्मा में। ये पंचकर्म के अनुसार आता है। हाँ जी, ये पंचकर्म में आता है। आगे इसमें शायद है आपके उसमें थोड़ा सा पंचकर्म के बारे में। उसमें इन पांचों कर्म के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। ओके बाकी मैम। मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में। बाकी ये तीनों इसी तरीके से हैं जैसे हमारे छठ कर्मा में आते हैं ना, धोती बस्ती नेति। उसकी भी ये पांचों कर्म इसी तरीके से है, पंचकर्मा में आते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा है? मैं क्वेश्चंस पूछूं? तैयार हैं सब लोग? जी मैम। चलिए मैसेज टाइप करेंगे आप लोग फर्स्ट। अष्टांग आयुर्वेद के जो 8 अंग बताए गए हैं उनके नाम टाइप करिए। अभी तक मैसेज नहीं आया किसी का भी। योगा की फिटनेस करके जिन्होंने ये सेंड टाइप किया है वो एक बार माइक खोलिए, बताइए कौन कौन से होते हैं मैम अष्टांग आयुर्वेद की। मैम सॉरी, मुझे लगा अंग बताने हैं। कोई बात नहीं, चलिए आप फिर से टाइप कर दीजिए एक बार। अष्टांग जी मैम। आयुर्वेद के अंग बताने हैं आपको, अष्टांग योग नहीं पूछा जा रहा है। यस। मैं बताऊं? नौरानी। हाँ जी, चलिए बताइए। मैम, मैं फर्स्ट नंबर का है काय चिकित्सा, फिर बाल रोग चिकित्सा, फिर भूत चिकित्सा, फिर शल्य चिकित्सा,
फिर चालक्य तंत्र, फिर अंगद तंत्र, फिर रसायन तंत्र और फिर वाजीकरण तंत्र। जी बता सकते हो, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो आप? मैम काय चिकित्सा में तो अग्नि चिकित्सा की जाती है। हाँ जी। बाल चिकित्सा के अंदर न जो गर्भावस्था व शिशु से संबंधित, भूत चिकित्सा के अंदर मानसिक रोग से रिलेटेड है, और शल्य चिकित्सा सर्जरी से, और चालक्य चिकित्सा है ये अपना एंटी ईएनटी से, और अंगद चिकित्सा है अपने विष विष चिकित्सा से, और रसायन चिकित्सा होती है सात धातु वाली चिकित्सा, और वाजीकरण से है शुक्र संबंधी, जैसे रिप्रोडक्टिव संबंधी होती है ये। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। बताइए शल्य शल्य चिकित्सा के जनक का नाम क्या है? यस, मैसेज टाइप करिए सभी लोग। याद है सभी को? चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको पंच महाभूत और आयुर्वेद का कुछ रिलेशन बताया था कि किस महाभूत से हमें कौन सा द्रव्य प्राप्त होता है, तो बताइए अग्नि महाभूत से आपको कौन सा द्रव्य मिलता है, उस द्रव्य का नाम क्या है? यस, भावना शर्मा जी। ओके, मनोज पाल जी। नोरानिसा जी एक बार देख लीजिए अग्नि द्रव्य है क्या नाम। बोला जा सकता है ऐसे, वैसे कोई इतना वो नहीं है, बट फिर भी उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है, तेजस द्रव्य। ओके, बताइए अब आपको ये जो अग्नि द्रव्य बोला गया है ये आपको किस तरीके से कैसे प्राप्त करेंगे आपको इसको? पवन विद्यार्थी जी माइक ऑन करके बताइए। जी मैम, अग्नि दर्भ हमें लग रहा है ऐसा सूर्य से जो प्राप्त करते हैं। हाँ जी, और भी कोई हम्म, हो सकता है क्या? सूर्य से कैसे, हम्म, मतलब डायरेक्ट आप धूप लेते हैं या किस तरीके से बताना चाह रहे हैं? एक टाइम पीरियड रहता है मैम, लेकिन इसके बारे में जानकारी उतना नहीं है, लेकिन हमें लग रहा था ऐसा ही पढ़ाए थे आपने अच्छा, परसों। कल क्लास नहीं किया था मैंने। कोई बात नहीं, कोई नहीं। मनोज पाल जी आप बताइए। मैम जहां तक मुझे लगता है जैसे हम लोग व्रत रखते हैं ना, अगर हम वो क्रिया करते हैं खाली पेट वाली तो उससे हमें शायद प्राप्ति होगी इसकी। अच्छा, अग्नि चिकित्सा को आपने उपवास चिकित्सा से जोड़ दिया, ये कहना चाह रहे नहीं हैं नहीं, आप? जी जी मुझे लगता है मैम ऐसा, मुझे राइट पता आप नहीं है। कल क्लास में थे? हाँ मैम था मैं क्लास में। बताइए, चलिए आप जिसको भी याद है, आकाश जो हमारा, सॉरी, उपवास जो है हमारा, वो किस तत्व के अंतर्गत आता है? क्या बताया किसी को? आकाश उपवास तत्व में से। आकाश में आएगा, आकाश में आएगा, आकाश में। हाँ जी, उपवास जो हमारा होता है वो आकाश तत्व, अगर हमारे शरीर में आकाश तत्व की कमी हो जाती है तो हम उसको उपवास के द्वारा बैलेंस करते हैं। और अग्नि का हम उससे धूप स्नान ले सकते हैं। आपने सुना होगा ना कि धूप में हम चार्ज करके पानी रखते हैं, तेल को चार्ज कर लेते हैं, सन बात लेते हैं, ये सब चीजें हमारे मैम धूप स्नान। प्राकृतिक चिकित्सा में। हाँ जी, ये प्राकृतिक चिकित्सा में आता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। पंच महाभूतों के गुण आप लोगों को बताए गए थे, बताइए आकाश महाभूत। आकाश महाभूत के गुण आप जल्दी से टाइप करिए, ये जरूरी है। ये सारी चीजें जो मैंने पूछी आपको, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। बाकी आप इससे ज्यादा डीप में पढ़े या ना पढ़े, पर ये मेन मेन चीजें ही सारी याद होनी चाहिए। पूरा याद राधिका जी, पूरा टाइप करिए। ज्यादा नहीं, ज्यादा तो 3 4 तो कम से कम करिए ही। खाली शब्द लिख देने से नहीं चलेगा। मनोज पाल जी ने टाइप कर दिया है। यस, शिवानी त्यागी जी ने टाइप कर दिया है।
सोनल जी, आप माइक खोल के बताइए। माइक ऑन करिए और बताइए क्या क्या है। अगर याद नहीं है किसी को तो आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं पता, मैंने नहीं लिखा, ये भी टाइप। शिवानी त्यागी जी, आप बताइए। मेरी आवाज नहीं आ आकाश रही के क्या? हेलो। हाँ जी। हाँ, जो आकाश के जो गुण हैं वो है मुलायम, हल्का, समतल, सूक्ष्म और शब्द। जी, थैंक यू। चलिए, अग्नि तत्व के अब अग्नि महाभूत के गुण टाइप कर दीजिए जल्दी से। बहुत कम मैसेज आ रहे हैं, गिने चुने। मनोज पाल जी ने टाइप कर दिया है सबसे पहले। आप भी टाइप करिए, देखिए उन्होंने जल्दी सबसे पहले टाइप कर दिया है। ये हमें याद होने ही चाहिए। पंच महाभूत के जो गुण हैं ये हमें याद रखने हैं, क्योंकि इनसे आगे आगे जितनी भी चीजें हैं, जितना भी बैलेंस डिसबैलेंस बताया जाता है वो सब इनसे बताया जाता है। पूजा गौर जी, माइक ऑन करिए, बताइए। गर्म, तीक्ष्ण, हाँ जी। सूक्ष्म, हल्का, चिपचिपा और रूप। बताइए, इन्होंने क्या गलत बताया इसमें कुछ? मैम पाल जी। चिपचिपेपन से रहित। रहित होता है, हाँ जी, चिपचिपा चिपचिपेपन से रहित। रहित होता है। ओके, चलिए, पृथ्वी के गुण टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी से टाइप करिए सब लोग। मनोज पाल जी टाइप कर चुके हैं। बहुत कम मैसेज आ रहे हैं। याद नहीं है या फिर टाइप नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? मनीषा मोना जी, माइक ऑन करिए, बताइए। मैम, पृथ्वी के गुण है भारी, दृढ़, सख्त और स्थूल। तन मात्रा क्या होती है पृथ्वी की? गंध, गंध। ये भी आपको बोलना है, पूरा बोलिए, जो जो याद है वो तो बोलिए ही कम से कम। बताइए, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हल्का महाभूत सबसे। टाइप करिए जल्दी से। सबसे भारी? ये वायु टाइप किसने करा है, राधिका जी? पृथ्वी। यस, पृथ्वी। और सबसे हल्का आकाश। 3 स्तंभ के बारे में बताया जाता है आयुर्वेद में। 3 स्तंभ जो बताए गए उनके नाम बताइए। यस, निशानोलॉजी ने टाइप कर दिया है। यस, जल्दी जल्दी टाइप करिए। मैम, मैं कल क्लास में नहीं थी। जैसे मैं देख हेलो।
हाँ जी। मैम मैं कल क्लास में नहीं थी, लेकिन मैं जैसे देख रही हूँ कि ये अग्नि और पृथ्वी दोनों में ही ये गुण है कि चिपचिपा रहित वाले। मतलब देखिए इसमें क्या बोला गया है, जैसे अग्नि होती है, कोई चीज अगर हमें कोई ऐसी है चिपचिपी टाइप है, उसको अगर हमें सुखाना है तो क्या करते हैं हम? सुखाने से उसका चिपचिपापन हट जाता है। चिपचिपा, एक एक मिनट। हाँ जी। तो अग्नि इसमें ये तो जो पृथ्वी भी चिपचिपा रहित है। पृथ्वी का मैम भी इसको हाँ जी। मैम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है जिसमें घी लगा हुआ है। अब उसको साफ करने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी चिकनाई हटाने के लिए क्या करेंगे? एक अपन मिट्टी से साफ करेंगे तो भी हट जाएगी, और एक अपन अग्नि पे उसको तवाते हैं तो वो घी उससे अलग हो जाता है ना। ऐसे मतलब आप ट्रिक बना लीजिए, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है इसको। ये जो कुछ ये गुण जो दिए गए हैं स्पेसिफिक, ये लिखे गए हैं हमारी उसमें, आपको इनको ऐसे ही याद करना है। बाकी ऐसा नहीं कि समझना नहीं है, समझना भी है। इसका मतलब यही है, चिपचिपा मतलब पृथ्वी जो होती है वो एकदम ठोस होती है, तो इसलिए उसको चिपचिपा रहित बोला गया है, क्योंकि बोला इन्होंने भारी होती है, ठोस होती है। तो कोई भी चीज ठोस होगी उसमें चिपचिपाहट होगी क्या? हाँ मैम, ठीक है, थैंक यू। इसलिए उसको यहाँ पे चिपचिपा रहित बोला गया है। फिर दोस्त की बात हो गई है, अब आप बताइए राधिका। आप राधिका जी आप बताइए, इनको दोस्त क्यों बोला गया वात पित्त कफ को? मैंने इसके बारे में आपको बताया था। माइक ऑन करिए, बताइए जल्दी से। क्योंकि समावस्था में नहीं रहते हैं मैम, इम्बैलेंस रहते हैं, इसलिए इनको दोष बोला है। किसी का वात बड़ा रहता है मैम, किसी का पीठ, किसी का कफ। क्या ये बात सही है? किसी को कोई वो लग रहा है इसमें कुछ, कोई बोलना चाहता है इस टॉपिक पे? यस, मनोज पाल जी बोलिए। मैम वो महुआ पाल मैम ने बोला था, वैसे मैं भी बोल सकता हूँ इस पे। हाँ जी। देखिए जो तीन आपने बताए थे वात पित्त कफ, अगर हम हाँ सही प्रकार से मतलब सही तरीके से अपना आहार विहार नहीं रखते हैं तो ये जो तीन दोष आपने बताए थे वो इनमें इनबैलेंस वो हो जाते हैं। अगर हमारा आहार विहार सही से नहीं होगा हाँ जी। तो फिर ये दोष कहलाते हैं। हाँ जी राधिका जी, आपने जो बोला ये इस तरीके से आप नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो फिर तो आयुर्वेद का पूरा सिद्धांत एकदम, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी कि ये डिसबैलेंस ही रहते हैं। ऐसे नहीं बोलना है हमें। हमें ये बोलना है कि वो किसी कारण से, हमारे आहार विहार आचार विचार, इन कारणों से वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। जब वो डिसबैलेंस हो जाते हैं तो उनको दोष कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप सात सप्त धातु जो बताई गई है उनके नाम टाइप कर दीजिए सीक्वेंस में। यस, मनोज पाल जी टाइप कर दिया है। यस, भावना शर्मा जी जल्दी जल्दी टाइप करिए सब लोग, पूरा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। योगा की फिटनेस, आप माइक ऑन करिए और बताइए जल्दी से नाम। जी मैम। मैम रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, मांस, शुक्र। हाँ जी सीक्वेंस दोबारा से। गलत हो गई शायद। मैम रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। यस, सीक्वेंस में आपको याद रखना है, सीक्वेंस में आपको बोलना है। बताइए वात दोष का स्थान। वात दोष के मैंने आपको आश्रय स्थान बताए थे, उनके नाम टाइप कर दीजिए, कहाँ पर है? यस, नाभि से नीचे।
मेन आपको नाभि से नीचे याद रखना है, बाकी इसमें और भी चीजें दी गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वात यानी कि कुछ खाली स्पेस में रहता है। तो हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, कमर जगह, हमारी टांगे, हड्डियां, इन सब में भी हमारा वात रहता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। बाकी नॉर्मली है कि आपको नाभि से नीचे का हिस्सा याद रखना है। पित्त का बताइए जल्दी से। यस यस यस। और भी अगर किसी का एक्स्ट्रा नाम याद है तो वो भी टाइप करिए। यस, पसीना, रक्त। ओके। अच्छा, सिस्टम कौन सा सिस्टम में आता है? सिस्टम का नाम टाइप करिए। पित्त जो है हमारा, कौन से सिस्टम आते हैं इसमें? यस, डाइजेस्टिव। ओके। यस, यूरिनरी। ओके, थैंक यू। अब आता है हमारा कफ। कफ का स्थान टाइप कर दीजिए। कंठ से ऊपर। ओके। और भी किसी को कोई एक दो याद हो तो वो भी टाइप कर दीजिए। अच्छा, धातु बताइए, किस धातु में होता है कफ? मेद। ओके, थैंक यू। चलिए, अब आपको बताना है त्रिदोषों से होने वाले रोगों की संख्या आपको बतानी। तीनों की टाइप कर दीजिए, वात, पित्त, कफ। 80, 40, 30, 120। ये पवन विद्यार्थी जी, ये 120 कैसे, मतलब? सॉरी मैम, गलती से मिस्टेक है। 20 प्रकार का कफ दोष होता है, पित्त होता है 40 प्रकार का, और बात रोग होता है 80 प्रकार का। जी, ओके। चलिए, त्रिदोषों और पंच महाभूतों के साथ हमने आपको संबंध बताया था। बताइए, वात। वात दोष में हमारे कौन से महाभूत आते हैं? यस यस यस। डॉक्टर मुव्वापाल जी बताइए, माइक ऑन करिए। आकाश एंड वायु। हाँ जी, आपने वायु टाइप किया है। ऊपर आकाश किया मैम। अलग अलग नहीं बताना है आपको, एक साथ बताना है दोनों। ओके। नेक्स्ट बताइए, पित्त। पित्त दोष में अग्नि एंड जल। ओके। कफ दोष के अंतर्गत कौन से महाभूत आते हैं? कफ दोष में कौन सा गुण होता है, ये बताइए। कौन सा गुण प्रधान होता है कफ दोष में? यस, दम। अब हम मैम, लोगों ने तम तो पित्त में होता है ना, कफ में तो रजस होता है मैम, आलसी लोग होते हैं वो, मतलब आरामी लोग होते हैं कफ वाले। कैसे होते हैं? आराम ही होते हैं मैम, आराम, इन जय मौजूद लगा आराम। तो बताइए किसी को, क्या आपको उसमें लगता है कि इसमें रजस आएगा। वो पित्त वाले क्रोधित होते हैं ना मैम, तो उनमें आएगा तमस। ओ, कैसे? तमस का क्या काम होता है? तमस रजसी तो ज्यादा काम करने वाले एंड गुस्सा करने वाले होते हैं, तमस तो आलसी होते हैं। यस, रजोगुण की क्या? अच्छा, राधिका जी आप बताइए, जो हमारे अब तक हमने इसमें पढ़ा था ना, सांख्य में। सांख्य में जो हमारे बीच में जो होता है, कौन सा गुण होता है जो हमारी दोनों का क्रियाशीलता का काम करता है? कौन सा गुण आता है उसमें? रजोगुण। रजस मैम,
यस, सूक्ष्म गुण आता है। हाँ, याद ये कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर करके रखिएगा। तमोगुण की होती है आलस्य, हमें निद्रा। आपने देखा होगा कि जो कफ प्रधान प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको नींद ज्यादा आती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी सब आएंगे आपके आगे, आप उसको धीरे धीरे देखना। हाँ मैम, समझ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैम फिर है ना जो सत्व किस में होता है, वात में? हाँ जी, वात में आएगा वो। हेलो मैम, हाँ जी, एक बार ये समझा दीजिए ना, ये त्रिदोष और पंच महाभूतों का जो संबंध आपने बताया, कल मुझे समझ में नहीं आया था अच्छे से। अच्छा एक सेकंड। त्रिदोष, एक मिनट, आप मुझे बताइए क्या बोल रहे थे आप? त्रिदोष एंड पंच महाभूत ना? यस मैम, यस। देखिए, त्रिदोष और पंच महाभूत का संबंध किस तरीके से है, ये आपको एक तो नॉर्मल इससे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। वात जो होता है हमारा सबसे हल्का होता है, वात होता है ना हल्का, और इसमें हमारे पंच महाभूतों में कौन से 2 तत्व होते हैं जो हल्के होते हैं सबसे ज्यादा? वायु और आकाश। हाँ, जी। तो वात जो दोष होता है उसमें हमारे दोनों तत्व आते हैं, आकाश और वायु। अब आता है पित्त। पित्त में हमारी अग्नि आती है। अब देखिए पित्त का काम कौन करता है? अग्नि करती है। जल को इसके साथ, अब मैं इसका रीजन तो ऐसे नहीं जानती, बट इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। जल के साथ आप जल को इसके साथ ऐसे ऐड करा गया, आप याद रखिए जब आप वमन करते हैं हम लोग पित्त निकलता है, पर वो किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है ना, जल भी होता है उसके साथ। अब देखिए कफ, कफ जो होता है भारी होता है। जो हमारे इन 5 महाभूतों में 2 ही तत्व ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा भारी होते हैं। कौन सा? पृथ्वी और जल। तो आप इसको इस तरीके से याद करके रखिए, ठीक है? ओके मैम, ओके। जल जल पित्त में भी आएगा और अपना कफ में भी आएगा क्या मैम? जी, जल पित्त में भी आएगा, कफ में भी आएगा, दोनों में गिनती हो जाएगा उसका? हाँ, जल की दोनों में आता है, जल दोनों में आता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ओके। मैंने आपको वायु के बारे में पढ़ाया, तो मैंने एक वर्ड बोला था योग वहिता। बताइए योग वहिता का मीनिंग किसी को याद है तो जल्दी से हम चलते हैं आगे। जो मैम जिसके साथ मिले वैसा ही, ऐसा ही कुछ था क्या? हाँ बताइए, बात जितना याद है आपको बताइए। जिसके साथ मिलती है ना, जिस दोष के साथ मिलता है वैसा ही हो जाता है। हाँ जी, जिनके साथ मिलते हैं उनका गुण धारण कर लेते हैं। उसका गुण धारण कर लेते। जैसे आप वातावरण को सोच लीजिए, हमारे वातावरण में हवाएं तो चलती है, ठंडी में भी और गर्मी में भी हवा तो सेम ही होती है, बदलती है। पर जैसा मौसम होता है उसी के अनुसार हवा हो जाती है। ठंडा मौसम होगा तो ठंडी हवाएं लगेंगी, गर्म मौसम होता है तो गर्म लगती है। आलू के जैसा होता है। ये समझ में आया सबको? योग वहिता का मतलब होता है वो जिस गुण के साथ मिलता है उसी के गुण को ग्रहण कर लेता है। अब आप जल्दी से टाइप कर दीजिए वात। वात के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम? नाम भी टाइप करिए। नोरा निशा जी माइक ऑन करिए, बताइए। मैम उदान, फिर आएगा प्राण, फिर आएगा आपका समान, फिर अपान, फिर व्यान। यस, सीक्वेंस जो नोरा निशा जी ने बोला है ये किस सीक्वेंस में है? अगर आपको पूछ लिया जाए, आपको ऊपर हेड से लेके पैर तक हमारे प्राणों का क्या स्थान है? चलिए नोरा निशा जी एक बार बता दीजिए इनका स्थान कहाँ कहाँ पर है हमारे शरीर में। मैम उदान का तो है कंठ से ऊपर, हाँ जी, और प्राण का है मतलब कंठ से लेके हृदय तक पाया जाता है वो। आप इसको और नॉर्मल बताइए, जो नॉर्मल वाला आपको पता है ना, एक एक वो वाला बताइए, बीच ऐसे छोड़ दीजिए। ओके मैम, स्पेसिफिक है वो मेन बता दीजिए। मतलब उदान है वो कंठ में पाया जाता है, प्राण है वो हृदय में पाया जाता है, समान है
वो नाभि के चारों ओर पाया जाता है। अपान है जो कि नाभि से नीचे पाया जाता है। व्यान पूरे शरीर में पाया जाता है। हाँ जी, यस। अब इसकी जो कल ये आपको पीडीएफ सेंड कर दिया गया था कि किसी ने रीड किया है, उसका कुछ कार्य बताए गए थे उसमें? मैम किसके कार्य पूछ रहे हो आप? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, इनके क्या क्या कार्य हैं, पता है किसी को? कुछ एक दो। अगर आप लोगों को इनका स्थान पता है ना, तो आप इनके कार्य खुद से आइडिया लगा लेंगे कहाँ होता है। मैम आप पूछिए ना। अच्छा अच्छा, एक एक करके पूछती हूँ मैं। ओके, बताइए समान प्राण का। डाइजेशन में। यस, बताए ना। मैं समान कहाँ रहता है? हमारा नाभि, और नाभि के आसपास कौन सा सिस्टम होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेशन का जो काम करता है वो इसका होता है। बताइए अपान। अपान अपान का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाभि के नीचे में। यस, हमारी जो मल मूत्र इन सब की क्रियाएं होती है वो हमारी अपान वायु के द्वारा होती है। बताइए हमारा उदान। कंठ से ऊपर। हाँ जी, इसका कार्य बताइए क्या होगा? थायराइड सिस्टम को बैलेंस करता है, और जो स्वेलिंग की जो स्वेलिंग मतलब जो हम खाते पीते हैं उसको निगलने में हेल्पफुल होता है। यस, जो हमारे बोलने का इवेंट नहीं होता, उठने का, जो उठने का हम लोग उठते हैं हमारे शरीर से, हम बोलते हैं, उत्साह, ये सब जो ऊपर उठने की क्रियाएं होती है वो उदान वायु की होती है। ये चीज आपको याद रखना है। हम बोलते हैं, हमारे जो उठने वाली क्रियाएं होती है हम ऊपर की साइड जो करते हैं, उत्साह हमारा होता है, प्रयत्न जो करते हैं, हम कार्य करते हैं, ये सब हमारे किसके होते हैं? उदान के होते हैं। ओके, आगे चलते हैं इनके। अब बताइए जल्दी से आप लोग वात की, जो वात दोष होता है हमारा, इसके गुण टाइप करिए, कितने क्या क्या होते हैं? यस, मनोज पाल जी ने बोल दिया 7 होते हैं। नाम टाइप कर दीजिए जल्दी से। भावना शर्मा जी। ओ, किसी को याद है पूरा 7 जो बोला है मनोज पाल जी ने? जिसको भी याद है जल्दी से माइक ऑन करिए और बोलिए। यस यस मैम, मुझे याद। बोलिए। बोलूँ मैं मैम? हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैम हाँ बोलता हूँ। उसमें रुक्षता आएगा सबसे पहले बात के गुणों में, शीतलता फिर आएगा, फिर लघुता, फिर सूक्ष्म, उसके बाद चंचलता, उसके बाद एक था चंचलता, विशद, हाँ जी, विशद और खर। यस, और मैम ये विशद और जो खर था ये मैं नहीं समझ पाया हूँ फिर भी मैं बताती हूँ पढ़ने इसको। के देख, बाद। जी। विशद का मतलब होता है चिपचिपाहट। जिसके अंदर चिपचिपाहट नहीं होता उसको विशद बोला जाता है। ठीक है, जैसे इसमें बोला गया कि हमारी जो ये होती है, हमारे फैलने का, मुड़ने का, जो संधियां हमारी कट कट की आवाज करने लगती है ना, देखा होगा आपने? हाँ जी हाँ जी। तो बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई है। ये तो तो हमारी मेडिकल में हो गया। तो ये जो विशद का गुण होता है ये इसी से लिया गया है, जब हमारी ये हड्डियां जो होती हैं जब आवाज करने लगती है इस तरीके का। खर का मतलब होता है खुरदुरापन। खुरदुरा मतलब कोई चिकनी चीज नहीं है, जब उसपे कोई ऐसी खुरदुरी टाइप, समझ रहे होगे ना? खुरदुरा तो जानते होंगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, वही है खर का मतलब। ओके मैम। चलिए आगे चलते हैं। बताइए वात का मूल स्थान किसको कहा गया है? जल्दी से टाइप करिए। यस, आयुर्वेद में क्या शब्द बोला गया है इसके लिए? इसको भी टाइप कर दीजिए। पक्वाश्य, जी बिल्कुल। अब बताइए आप लोग, मैंने आपको ऋतु बताया था कि वात दोष किस ऋतु में प्रकोपित हो जाता है? उस ऋतु का नाम बताइए। यस, वर्षा ऋतु।
चलिए शिवानी त्यागी जी माइक ऑन करिए, कोई भी 2 कारण बताइए वात के प्रकोपित होने के, क्या क्या हो सकते हैं। बात की वजह खाने का प्रॉपर डाइजेशन ना होना। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। एक तो खाने का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता तो भी बात प्रकोपित हो जाती है। हाँ जी। सेकंड नहीं पता। भावना शर्मा जी आप बताइए आगे। मैम ज़्यादा चिंता वगैरह या फिर स्ट्रेस वगैरह लेने से भी डाइजेशन सिस्टम पर असर पड़ता है, तो भी बात पड़ता है। हाँ विहार जी। वगैरह सही ना होना, जीवन शैली। हाँ जी, कल किसी ने पूछा भी था कि ज्यादा ड्यूटी बोलने से, के खाने से भी होता है, जो मतलब ज़्यादा खा ले कुछ क्रोध, खाना हो, बासी खाना, तेज इस तरह से। बोलना, तेज बोलना। रात में जगना। एक आप किसी ने पूछा भी था कल कि ज्यादा बोलने से कैसे वात बढ़ता है, क्या वो है यहाँ पे। मैम मैंने जो समझ में नहीं आया था, हम लोगों को भी बता दीजिए। अच्छा, देखो ज्यादा इसमें जो बोला गया है ना कि ज्यादा मतलब अगर हम वैसे तो मेन बात का क्या है कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ भी काम करेंगे वो चीज बात बढ़ाएगी बढ़ाएगी। तो ज्यादा बोलना भी एक क्या है, हमारी एक अपोजिट क्रिया हो रही है। आप ज्यादा एक्टिवेशन का काम कर रहे हैं, आप ज्यादा बोल रहे हैं तो इसका एक रीजन ये बताया जाता है। एक बोला जाता है कि आप अपनी प्रकृति के विपरीत, मतलब अगर हमारी प्रवृत्ति है कुछ और उसके विपरीत अगर कुछ आप करते हैं, क्रिया करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो चेंज होने लग जाती है। उसका भी एक कारण बताया गया है इसको। वैसे मेडिकल में मैंने देखा, पूछा भी तो मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं पता चला। आयुर्वेद में इतना ही मुझे पता था, बाकी किसी को अगर पता हो तो वो बता सकते हो। मैम जैसे अपनी क्षमता से अधिक बोलना या श्रम करना, उसमें सब आ जाएगा ना कि अपनी क्षमता का अधिक जो भी करते हैं वो बात का कारण हो सकता है। बात में चीज बढ़ाएगी। मैम ये भी तो है ना कि भाई इंसान ना जो स्ट्रेस में रहता है और मतलब वो क्या बोलते हैं, जब उसको गुस्सा आता है उस टाइम पे, तो तभी उसका जो बोलने का वो टोन होता है वो ज्यादा ऊंचा होता है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए बताइए, अगर हमारा वात मैम प्रकोपित हो जाता है मैम तो कौन सा रोग होता है। किसी स्पेसिफिक रोग का नाम बता दीजिए, किसी को याद हो। हाँ जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे। और इसका विषाद होने के बाद और एक नाम बोला ना, वो कौन सा है? विषाद बोले तो चिकनाहट नहीं वाला, हाँ दूसरा जी, खर मतलब होता है खुरदुरापन। दुधरापन बोले तो देखिए रफली। जी, क्या बोले? शुष्कता, शुष्कता। शुष्कता भी मालूम नहीं होता है। चिकना ना रफली होना। रफली हाँ रफली। रफ यस, बोला जाता है। ड्राइनेस। हमारा चिकना होता है पेपर, एक रफ होता है ना ऐसे, उसको बोला जाता है। मृदु, मृदु का मृदु बोल सकते क्या? खुरदुरा खुरदुरा रफ हो नो, जाना। रफली, रफ, रफ। ड्राइनेस, हेलो। हाँ जी। ड्राइनेस। हेलो। बोलो। हाँ जी, रफली। रफ रफली। होता है ना, रफ, रूखे, रूखा, रूखा, रफली। ओके, अच्छा। चलिए समझ आ गया होगा उनको। ओके ओके बताइए ओके। मुझे, वात के प्रकोपित होने से कौन कौन से रोग होते हैं। अब गठिया। हाँ जी, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस। चलिए बताइए, जॉइंट्स में ऐसा कुछ जितने रोग भी हो गया है तो हम क्या करते हैं, क्या उसको उपचार देंगे। प्राणायाम कराएंगे। अच्छा बताइए, मैम आपकी प्राणायाम आवाज नहीं आई है। प्राणायाम कैसे करेगा, इसको वात रोग को प्राणायाम कैसे दूर करेगा। बैलेंस करके, जैसे अनुलोम विलोम, योगिक क्रियाएं करके, योगिक श्वास प्रश्वास और अनुलोम विलोम करके। मैम आपकी वॉइस नहीं आई, आप क्या डॉक्टर क्वेश्चन बुआ किए थे? पाजी आप बताइए। तो क्या मैम? हाँ जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, मैं कह रही हूँ प्राणायाम करेंगे, जैसे हम सबसे पहले तो हम योगिक श्वास प्रश्वास से करेंगे नॉर्मल चीजों को, उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे, आप प्राणायाम का नाम बता दीजिए जो स्पेसिफिक दिया गया है कि वात रोग में आपको इस प्राणायाम को करना चाहिए। आप लोग भी टाइप करिए, ये पढ़ा है हमने हठ योगिक टेक्स्ट में, मैं बता देती हूँ आपको कौन सा प्राणायाम है। सूर्य विधि।
यस, मतलब अभी तक किसी ने टाइप नहीं करा है, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। ये तो हमारे प्राणायाम के जितने भी बेनिफिट्स हैं आपको टिप्स पे याद हो जाने चाहिए। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है, इस तरीके से नहीं करना है भाई, बिल्कुल भी। मैम कपालभाति भी हो सकता है क्या? कपालभाति हो सकता है वैसे, बट हमारे जो टेक्स्ट में मेन दिया गया है वो सूर्य भेदी को बोला गया है। हाँ, कपालभाति क्रिया होता है ना वैसे मैम? भी क्रिया है। कपालभाति जो होती है हाँ, हमारी क्रिया होती कपालभाति है, क्रिया नो भी प्राणायाम। आप उसको बराबर। प्राणायाम नहीं बोलेंगे, वो क्या है, एक शोधन क्रिया है, आपने पढ़ा होगा ना। बराबर है मैम। मैम अब वो किस भस्त्रिका दोस्त का भी तो हो नाश सकता करती है। है बताइए, क्या बोले? किस दोस्त का नाश करती है हमारी कपालभाति? आल कफ दोष। वात यस, पित्त कफ। दोस्त का। आपको अपना कॉन्सेप्ट कफ क्लियर दोष। करके रखना है, एक एक कौन सा किस में आता है ये। ओके मैम। अब देखो, वैसे तो हम नॉर्मल तो कुछ भी चीजें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बट हम लोगों को नेट का एग्जाम देना है, वो हमारा होता है टेक्स्ट के ऊपर। तो आपको उसके विद रेफरेंस और जो हमारे मूल ग्रंथों में जो बात लिखी गई है उस पर ज्यादा फोकस करना है रिसेंट में। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसको तो बाद में देखेंगे, पर मेन जो है अभी पहले उसको आप देखिए कि कौन सा कफ किस प्राणायाम में बताया गया है, किस शोधन क्रिया में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा टाइम भी हो रहा है। पित्त दोष जो हमने बताया था, पित्त दोष के जो गुण होते हैं उसको टाइप करिए जल्दी से। जो सबसे पहले टाइप करेगा उसको माइक, वो माइक खोलेगा, बताइएगा। आप लोगों को ये सारी चीजें याद करके रखनी है, ये यही मेन चीजें हैं इसमें। चलिए नोरा निशा जी, आप ही माइक ऑन करिए, बताइए जल्दी से। मैम ये उष्ण रहता है और है ना जो तीक्ष्ण तीक्ष्ण रहता है, और इसकी गति है ना तीव्र रहती है, तरल होता है। हाँ जी, और मतलब, और मैम एक चीज भूल गई मैं, वो कच्चे मांस की जैसी इसमें स्मेल आती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है, बताइए अगर आपको पित्त को, इन सब चीजों को कम करना है तो आप किस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे? नोरा निशा जी बताइए। यस, शीतली। मैम शीतली और शीतकारी। हाँ जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने बता दिया पित्त के प्रकार, मैंने पित्त के प्रकार आपको बताया था, पित्त के प्रकार टाइप करिए। नाम टाइप कर दीजिए इनका। यस, मनोज पाल जी माइक ऑन करिए, इनके नाम बताइए और इनके स्थान बता दीजिए, ये कहाँ कहाँ पर होते हैं। जी मैम, पित्त 5 प्रकार के होते हैं जिनमें मैं सीक्वेंस बताता हूँ। सबसे पहले पाचक पित्त आता है, उसके बाद रंजक पित्त आता है, उसके बाद साधक, और उसके बाद आलोचक, और 5 नंबर पे आता है भ्राजक पित्त। अब इनके स्थान में बताता हूँ। पाचक पित्त का जो स्थान होता है वो पचाने का होता है, तो आमाशय में होगा, है ना, आमाशय का और पक्वाशय का भाग है ना। और रंजक पित्त जो होता है वो लीवर में और स्प्लीन में होता है। और साधक पित्त हमारा हार्ट में होता है और ब्रेन में होता है, 2 जगह होता है। हाँ जी, और आलोचक जो पित्र है वो हमारी आईज में होता है। हाँ जी, और भ्राजक पित्त होता है हमारी स्किन में, त्वचा में। थैंक यू। बाकी इनको हाँ, चलिए आगे बताइए। इतना पूछिए तो आगे बढ़िए। अच्छा, आपको पता है किसी को जो रंजक पित्त होता है उसका कार्य क्या होता है? शिवानी त्यागी जी, बताया आपको, माइक ऑन करिए। क्वेश्चन, जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। रंजक पित्त जो होता है उसका कार्य क्या है? कौन से पित्त का? रंजक, रंजक सेकंड नंबर।
रंजक पित्त का जो कार्य है, रंजक मतलब रंगना, जो हमारी बॉडी में ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। हाँ जी, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। यस, ये रंजक पित्त जो होता है हमें व्रण देने का काम करता है। अब भ्राजक पित्त बताइए। भ्राजक पित्त जो होता है वो स्किन के कलर को मेंटेन करने का काम करता है। जी ठीक है। देखिए रंजक पित्त में और इसमें क्या अंतर है? रंजक पित्त जो होता है ना वो क्या करता है, देखिए आपने देखा होगा, अगर आपको एक वो होता है ना पीलिया, ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो वो जो उसमें रंग देता है वो उस रंजक पित्त के कारण होता है। भ्राजक पित्त जो होता है हमारी स्किन में, जो स्किन का जो कलर होता है उसमें देता है। हमारी स्किन में जो ये शाइनिंग होती है, कलर होता है, ये सब काम हमारे भ्राजक पित्त का होता है। सर कावीर होता है ना मैम, कावीर बोले तो येलो कलर के आंखें वगैरह येलो कलर के होते हैं ना, वो किस में आता है? रंजक पित्त में आएगा? तो रंजक पित्त में आएगा। ओके। जी। वो ज्यादा बढ़ाने से क्या कम होने से? देखो वो तो वैसे तो जो होता है वो बढ़ने से ही होता है। कौन सा क्या होता है एनाटोमी में, इसको क्या बोला जाता है, किसके कारण हमारा बढ़ जाता है? जॉन्डिस पीलापन होता है बॉडी कि में बढ़ बिलीरुबिन बढ़ जाता है जब? जाता है। जी आवाज नहीं आ रहा मैम। जब जॉन्डिस होता है ना, बिलीरुबिन जब बढ़ हाँ जाता है yes, तब ये। बिलीरुबिन के कारण हमारी जो होता है हमें पीलिया हो जाता है। जब बिलीरुबिन की मात्रा हमारे इसमें ब्लड में बढ़ जाती है। ओके। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कफ दोष के जो टाइप बताए गए थे आपको, उसको टाइप करिए। सोनिया साहाजी, माइक ऑन करिए और बताइए नाम। पूजा गौर जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ आ रही रही है। है मैम। माइक क्यों नहीं ऑन कर रहे भाई? प्रकाश मिश्रा, अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप माइक ऑन करिए और मुझे बोलिए। मालूम नहीं है मैम। बताइए। हाँ जी बताइए, कफ के मैम टाइप। मैं बताऊं? हाँ जी चलिए आप ही बताइए। मैम क्लेदक जो कि हमारे पेट में होता है, हाँ जी अवलंबक जो कि मैम उरुस्थल मतलब जंगा होती है क्या? हाँ जी अच्छा, तो हाँ जी वो हमारे उरुस्थल में होता है, और बोधक होता है वो हमारी जीभ पर होता है, कंठ में होता है, तर्पक हमारे सिर पर, और श्लेषक मतलब हमारी अस्थियों में, हाँ जी मतलब जो जॉइंट्स होते हैं उनमें मैम। हाँ जी हाँ जी। चलिए कफ के गुण टाइप कर दीजिए जल्दी से। पुष्पा जी माइक ऑन करिए, बताइए। क्या बोले मैम? क्वेश्चन? ये आपको बताना है पित्त सॉरी कफ के प्रकार। कब के प्रकार? हाँ जी खेदक, अवलंबक, बोधक और श्लेषक। श्लेषक और सीक्वेंस एक में बताइए।
क्या बोले मैम? सीक्वेंस में बताइए, सीक्वेंस में। सीक्वेंस में हाँ जी। बोधक, रंजक। मनोज पाल जी माइक ऑन करिए, बताइए इनके सीक्वेंस। मैम पहले तो मैं कंफ्यूज ही हो गया, आपने गुण पूछे थे अभी के प्रकार पूछे थे? क्योंकि सॉरी। मैंने गुण टाइप किए हैं अभी तो। हो सॉरी, हाँ मुझे मैम, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। सॉरी सॉरी, मैंने पहले प्रकार पूछ चुकी थी मैं, अब गुण हाँ पूछ। जी, हाँ जी। सॉरी। चलिए हाँ गुण वो बता। तो नोरा जी ने बता ही दिए थे, उनके जो प्रकार थे। हाँ वो तो उन्होंने बता दिए थे, सॉरी मुझे ध्यान से निकल गया एकदम। हाँ, और इसके गुण जो है मैम, कफ के गुण तो जैसे कफ भारी होता है, अभी पीछे भी हमने देखा था, है ना, और ठंडा भी होता है, मुलायम भी होता है, चिकना भी होता है, मधुर भी होता है ये, और और क्या था, मतलब गीला होता है, जी और जी इसका अगर रंग देखा जाए तो इसका रंग सफेद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए बताइए, कफ दोष को अगर हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे? नॉर्मली बोला जाता है ना कि जो व्यक्ति काम ज्यादा नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, इन सब लोगों के अंदर कफ बढ़ जाता है। तो मेन तो यही है कि अगर किसी को ज्यादा कफ की समस्या रहती है तो उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, दौड़ना भागना चाहिए, क्रियाशीलता उनको बनाए रखनी चाहिए, आराम थोड़ा कम करना चाहिए, दिन में कम सोना चाहिए। और क्रियाओं में बोला जाता है तो हमारी कौन सी क्रिया आती है? कपाल भाती का हमें अभ्यास करना चाहिए, विरेचन करना चाहिए। ओके। और इसमें मसाज में आएगा क्या मैम? मसाज भी करना चाहिए इसको जॉइंटों में? कफ वाले व्यक्ति को नहीं, आप लोग बात वाले व्यक्ति को। बताइए, मसाज करना चाहिए कि मसाज आएगा इसमें? बात वाले व्यक्ति को मसाज करना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी। और इसमें मैम आता भी। मैम इसी में आया तो मैम, फिर ये कि चिर क्रिया। जी। मैम ये इसी में आया है कि है ना, प्रकोपित जो कफ के लक्षण होते हैं ना, उसके अंदर है ना एक बता रखा है चिर क्रिया। ये मेरे को समझ में नहीं आया। कहाँ को लिखा है, मैं देखती हूँ इसके अंदर। मैम लगना 12वें नंबर का पॉइंट है उसमें। व्यायाम, दौड़ना, कूदना, बैठक, लुढ़कना, तैरना, ऐसे भी करना, क्रियाशील रहना, चिंता या सोचग्रस्त कब बढ़ाता है, इसको चिंता से नहीं करना चाहिए। ये विरेचन का मतलब क्या है मैम? पेचन मतलब मैम होता है दस्त। ये देखिए, ये जो हिंदी इसका यही है। हम लोग जो करते हैं ना, संघ प्रक्षालन, संघ प्रक्षालन हमारा आता है हठ योगिक टेक्स्ट में। विरेचन जो आता है, ये आता है हमारा पंचकर्मा का पार्ट है। क्रिया इसी तरीके से होती है, उसमें भी कुछ औषधियां आपको खिलाई जाती है, आपका विरेचन होता है, बाहर से मतलब लूज मोशन कराया जाता है आपको, वो पंचकर्मा का है। जैसे हमारा हठ योग में आता है संघ प्रक्षालन, वो आपको मैं बताऊंगी, आगे आएगा। मुझे आपकी जो आपने बोला वो नहीं पता चल रहा है। मैम तर्पक और श्लेषक के बारे में क्या है, वो डिफिनेशन मेरे को समझ में नहीं आया। एक सेकंड। वही भूल गई थी, दो कफ में है ना वो 5 प्रकार। हाँ जी, देखिए तर्पक मतलब हमारे जो तर्पक, अब पहले तो आप इसलिए देखिए इनको कि जैसे ये नाम दिए गए हैं, हर एक चीज का अपना अलग अलग काम होता है। ये जो कफ दिए गए, कफ के भी अलग अलग नाम है, इन कफ का अलग अलग काम है। तो ये जैसे हमारे तर्पक जो कफ होता है वो कहाँ होता है? हमारे सिर में होता है। ये इसका स्थान बता दिया गया, सिर में होता है। इसका काम क्या होता है? हमारी सिर वाले भाग में हमारे क्या आएगा, क्या आती है? हमारी ज्ञान इंद्रिया आती है। तो हमारी ज्ञान इंद्रियों का जो काम करता है, उनको जो पोषण देने का काम करता है, वो हमारा तर्पक कफ करता है। जैसे आपको याद, श्लेष्मा, श्लेषक तो सभी को याद होगा। श्लेष्मा मतलब हमारी हड्डियों के बीच में जो चिकनाई का काम करता है, ताकि हड्डियां हमारी एक दूसरे से ना लगे, ना उनमें घर्षण हो, वो खराब हो जाती है। तो वहां पे कौन सा कफ काम करता है? हमारा श्लेषक करता है। इसी तरीके से तर्पक जो होता है वो हमारी ज्ञान इंद्रियों का पोषण करता है। इसका स्थान कहाँ पर है? वो सिर में होता है। ओके, जॉइंट में श्लेषक रहता है। ओके मैम, यस। थैंक यू। नोरा निशा जी, आप कुछ पूछ रहे थे ना? हाँ मैम, मैं ये चिर क्रिया समझ में नहीं आई मुझे।
ये प्रकोपित कफ के लक्षण है ना। अच्छा, प्रकोपित कफ के लक्षण में है, मैं इच्छा की हाँ, तो उसके अंदर मेरे को ये ना जो 12वें नंबर का पॉइंट था चिरकिरिया, तो वो मेरे को समझ में नहीं आया। क्रिया का देर तक होना, ये क्रिया के बारे में बोला है इन्होंने कि शरीर पर किसी क्रिया का बहुत देर तक चलते रहना। जैसे अगर हम लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, आप अगर अति से ज्यादा करेंगे, मतलब ये चिर मतलब वो चिरकाल हो गया, मतलब लंबे समय तक चलने वाला। हाँ जी, चिरकाल वही, अच्छा अच्छा, बहुत देर थैंक यू तक सो अगर मच। आप करते हैं। ओके मैम। ओके, आगे हमने ये हो गया हमारा, यहाँ तक ही पढ़ा था ना हमने कल। जी मैम। रिवीजन हो गया आप लोगों का सारा। मैंने इसलिए आज रिवीजन कराया है क्योंकि कल थोड़ा स्पीड में भी निकल गए थे हम लोग कुछ चीजें। अब आप बताइए, आप लोगों को इसमें मैंने मुझे जितना इम्पोर्टेंट लगा मैंने वो आपको पढ़ाया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। अगर आपको लगता है और कोई कुछ चीज किसी को लगती है एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए तो आप लोग उसको बता सकते हैं, उसको फिर से हम रिवीजन कर सकते हैं। बताइए अगर किसी को किसी भी चीज में कोई दिक्कत हो, बाकी फिर से उसको रिपीट नहीं करा जाएगा, अब ये लास्ट है। मैम जनरली इसमें से क्वेश्चन आता है कि किन रोगियों को कैसे खाना देना चाहिए, जैसे वात प्रधान रोगियों को एंड पित्त वाले, मैंने ये 2 क्वेश्चन पेपर में देखा है। हाँ जी, वात प्रधान रोगियों को कौन सा खाना देना चाहिए एंड पित्त प्रधान रोगियों को कौन सा खाना देना चाहिए। हाँ जी, इसमें आप क्या बताना चाह रही हैं, गुण बताना चाह रही हैं या फिर जो रस बताना चाह रही हैं, वो क्या मतलब क्या मतलब पूछना चाह रही हैं? कौन सा आहार पथ्य है उनके लिए, वात प्रधान जो लोग होते हैं उनके लिए कौन सा आहार पथ्य है, ऐसे करके क्वेश्चन है। हाँ, वो आगे आएगा आपका सारा, वो मैंने आपको अलग से बताऊंगी कौन सा रस उनको देना चाहिए, उनको नहीं देना चाहिए, कौन से गुण वाला आहार उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो आपको आगे डायग्राम के साथ बताया जाएगा। ये बेसिक चीजें थी, ये आपको इसलिए बोला गया याद रखने को क्योंकि अगर आप गुण याद रखेंगे इनका तो आप ना भी उनको मेन जानते होंगे तो आप लोग आइडिया लगा के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर मैम है? वात दोष के लिए और एक बार रिपीट कर दीजिए, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मुझे। बात जी मतलब क्या रिपीट दोष, करना? वात दोष के लिए निवारण के लिए क्या करना है? वात दोष के लिए बताइए, आप लोग बताइए जिसको पता है। अच्छा, एक और चीज पहले आप मुझे, मसाज। हाँ पहले आप मुझे एक और बात बताइए। मैंने आपको आयु वर्ग के हिसाब से बताया था कि किस आयु में कौन से दोष की प्रधानता रहती है, वो बताइए आप मुझे। मैम कफ बच्चों में होता है, हाँ जी, यंग एज में पित्त और ओल्ड एज में वायु। यस। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इसको अगर हम समय के हिसाब से डिवाइड करें तो कौन कौन से समय पे किसकी प्रधानता रहेगी? कफ मॉर्निंग के टाइम में, हाँ पित्त जी, आफ्टरनून हाँ और वायु रात में। yes। अब क्वेश्चन क्या था उनका कि वात के निवारण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। एक तो देखिए, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं वो सबसे होता है हमारा, हम लोगों को मसाज के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है। और मैम वात का एक कारण होता है कि हमारे शरीर में चिकनी चीजों की, जो हमारी मेद धातु होती है, इसकी कमी हो गई है। तो मेद धातु के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें घी लेना चाहिए, घी तेल का सेवन करना चाहिए। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं किसी को घी तेल ये सब चीजें नहीं लेनी हो तो उनको मसाज का बोल दिया जाता है कि आप मसाज ले सकते हैं। मोट बात ले सकते हैं उसको कम करने के लिए, एनिमा लिया जाता है। रस का मैं आपको रस भी बताए गए हैं इसमें कि कौन सा रस आपको लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। यहाँ आपको उसे पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको मैं आपको तीनों का एक साथ बताऊंगी ताकि आप उसको याद रख सके सीक्वेंस में कि कौन सा रस किसको लेना चाहिए। उपटन लगाना चाहिए, मालिश करनी चाहिए, ये सब हमारे क्या होते हैं, वात दोष को कम करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलिए अब आपको इसमें और किसी को कुछ भी पूछना हो तो बता दीजिए। बाकी का ये त्रिदोष जो थे हमारे ये खत्म हो गए हैं। वो टेबल दे रखी है वो भी लर्न करनी है क्या? हाँ जी, उसको आप लर्न करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या क्या दिया गया, आपके नाम दिए गए हैं,
उसके बाद उनके स्थान, जो मैंने आपको स्थान बताए वही बताया गया। उसके बाद उनके कार्य बताए गए हैं। कार्य में आपको बता दिया गया है कौन सी का क्या कार्य है। अब आप नॉर्मल देखिए, प्राण का क्या काम होता है, बताइए। श्वास को लेना छोड़ने का काम करते हैं। और ये किस सिस्टम से, अगर इसमें कोई डिसबैलेंस हो गया है तो बताइए किस सिस्टम को इफेक्ट करेगा ये? रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ जी। तो इस तरीके से आपको बस ध्यान रखना है कि किसका स्थान क्या है, उसी से रिलेटेड उसकी क्या, उसके आसपास इर्द गिर्द कौन सी बीमारियां होती हैं। अगर उसमें कोई भी डिसबैलेंस होगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। उसमें ये चीज दी गई है, आप उसको पढ़ेंगे एक बार तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबको पढ़ना है। अगर किसी को लगता है उसमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग फिर से मुझे बता दीजिएगा, हम फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप लोग बता दीजिए। ठीक है मैम। अब टाइम हो गया है हमारा। पढ़ना है आप लोगों को आगे या फिर यहीं खत्म करना है, बताइए। मैम पढ़ लीजिए, हम तो पढ़ना है। सही है। हाँ जी मैम मैम। क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। त्रिदोष और पंच महाभूत का जो संबंध आपने बताया मैम, जैसे बात पीत कफ, बात के लिए आकाश वायु, तो इनका रिलेशन कैसे आता है मैम? जैसे ये हम लोग याद करते हैं कि आकाश का क्या गुण है, वायु का क्या गुण है, अग्नि का क्या गुण है। तो बात का पित्त में, जैसे कि बात में आकाश और वायु है, तो हाँ ये जी। गुण को रिलेशन कैसे निकालते हैं मैम? इसका मतलब मतलब आप ये इनका कैसे रिलेटेड है? हाँ, आप इनका रिलेशन अगर खुद भी सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वात के जो दो गुण होते हैं हम्म। वो हमारे ये आकाश एंड वायु, इन दोनों से मिलता हुआ होता है। हम्म। अ, अम, ठीक है मैम। कुछ और पूछना चाह रही थी कि आप? मैं समझ नहीं पाई आपकी बात। किसी को समझ में आया हो उनकी बात तो आंसर कर सकते हैं। शायद उनकी बात ना समझ में आई हो। मैम मेरा क्वेश्चन है, जैसे बात में है ना आकाश और वायु, ठीक हाँ है। जी। पित्त में है अग्नि और जल। हाँ जी। तो ये आकाश वायु जैसे गुण है ना आकाश वायु का, इसको कैसे रिलेशन कैसे निकालते हैं मैम? बात का और ये आकाश वायु का रिलेशन कैसे मतलब जैसे हमने याद किया ना इसका गुण, कि हाँ इसके जी। आकाश का गुण ये है, वायु का गुण ये है, और ये बात में आता है। तो इसको इसका रिलेट मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया मैम कि इसको रिलेट कैसे करते हैं। इसको रिलेशन जो दिया गया वो उनके गुणों के आधार पे ही बताया गया है। जैसे आप देखिए, पित्त, पित्त में क्या गुण होता है? पित्त का भी गुण होता है अग्नि का, जलाने का, और हाँ। अग्नि का गुण यही होता है। तो क्या बोला जाएगा कि पित्त के अंतर्गत कौन सा आता है? अग्नि आ सकता है। इसी तरीके से इनका रिलेशन बताया गया है। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी, बताइए आप लोग क्या बता रहे थे? क्या करना है, आगे चलना है आपको या फिर यहीं खत्म करना है? मैम पित्त में जो गुण बताया वो अग्नि के साथ उसमें जल भी लिखा हुआ है साथ में। हेलो। पंच महाभूत में। हाँ जी। मैम कल कर लेंगे, मैम कल बताए कर लेंगे आज। मैम वो जल क्या सही है या कोई मिसप्रिंट, मतलब नहीं नहीं ऐसी गलती से? नहीं, वो सही है, उसमें नहीं, कोई जैसे गलती नहीं है। कफ कफ में भी जल है इसीलिए पूछा। हाँ जी, दोनों में ही जल है ना? उसमें कोई गलती नहीं है, वो सही लिखा गया है। वैसे मैं आपको ठीक है मैम। बोलूं तो मुझे उसका स्पेसिफिक रीजन नहीं पता है, बट अच्छा। मैंने आपको ट्रिक बताई है कुछ जिसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। वो पूछा जाता है, वो मेन चीज है। ठीक है ठीक है। तो अग्नि और जल जो है वो पित्त दोष है। अग्नि और जल जो है वो महाभूत है, वो पित्त दोष के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से है ये। जी मैम। मैम कल पढ़ेंगे। ओके, इसका मतलब आज नहीं करना है। आज के लिए, हाँ आज के लिए इतना ही बस है, फिर याद करेंगे अपना, फिर पढ़ना है। ओके, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आगे अगर आपको समझ में आता है कुछ तो आप थोड़ा सा आगे पढ़ के आइएगा, क्योंकि आपको थोड़ा कम फिर जल्दी से समझ में आ जाएगा। हाँ वही वही बात कर रही थी मैं। इतना तो परफेक्ट होने के बाद फिर दूसरा आप बताए तो भी याद रहेगा। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया ना सबको? हाँ जी। और जो जो चीज बताई गई है उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको याद ही करना होगा। इनके टाइप्स आपको याद करने हैं, उनके गुण आपको याद करने हैं। वो याद करने वाली चीजें हैं, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। मैम कितने क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से?
देखिए यहाँ से वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और इतनी डीप में नहीं पूछा जाता। देखिए मैं आपको बता देती हूँ आसपास की पेपर का। ये जो मतलब वात पित्त कफ के दूषित होने से कितने कितने प्रकार की बीमारी होती है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी रिसेंट में ये एग्जाम हुआ है, इससे पिछले एग्जाम में शायद पूछा गया था कि कफ दोष के अंतर्गत कौन से महाभूत आते हैं। हाँ मैम, पिछली बार तो ये भी एक क्वेश्चन था, मैंने देखा था क्वेश्चन पेपर के जो रस है वो कितने कितने प्रकार के होते हैं। बहुत आगे मैं सामान्य सा क्वेश्चन था। मेन आता है यही, आपको रसों के नाम पूछ लिए जाते हैं, आपको धातुओं का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि वात जो कफ और वात दोष होता है इसे कौन सा रस नहीं लेना चाहिए या कौन सा रस लेना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने कल आपको रीड करने के लिए बोल दी थी ये चीजें, क्योंकि जहां से क्वेश्चंस बनेगा मैं वहां पे आपको ज्यादा टाइम दूंगी ताकि आप वहां पे उसको ट्रिक्स के साथ याद कर लेंगे। वो चीजें याद करने वाली है और वो डायरेक्ट पूछी जाती है आपके पेपर में। ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता इतने अंदर से, मेन वही चीजें पूछी जाती है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा मैम रहा है। 17 और 18 में क्वेश्चन आए हुए हैं कि भाई जो कफ रोगी हैं उनको कैसा भोजन लेना चाहिए, वात रोगी हैं उनको कैसा लेना चाहिए। ये चीजें पूछी जाती है कि उनको कौन से रस लेने चाहिए, कौन सा गुण वाला आहार लेना चाहिए, भारी लेना चाहिए, गुरु आहार लेना चाहिए, लघु आहार लेना चाहिए, ये चीजें पूछी जाती है। ये आगे आपको मैं पूरा डायग्राम के साथ बताऊंगी, आगे आएगा। अब ये सब चीजें आपकी वहां पे आप पढ़ मैम यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना उन्हें भी आप सॉल्व कराना इसी दिन। हाँ जी बिल्कुल। जी मैम। चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग कमर गर्दन से झुक लेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्मेयासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों में घुटन करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।